फोल्डर कहाँ पर अपना सी ड्राइव में था, डी ड्राइव में था? लेट्स चेक इट आउट, कहाँ पर है? डी ड्राइव जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स, यस यहीं पर है, 12 to 130। कौन है भाई? हिमांशु माइक म्यूट करो अपना। अगर नॉर्मल पर्सन जिसको कोडिंग आती हो, एक टेम्पलेट बनाने में कितना टाइम लगता है? एक दिन में वेबसाइट बन जाती है। वेबसाइट मतलब मल्टीपल पेजेस? डायनामिक। ओके, तो वी एस कोड में आते हैं। आपको ना डिज़ाइनिंग की स्पीड थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, कि डिज़ाइनिंग में टाइम देखो, जो सबसे टाइम लगता है पहला पेज बनाने में लगता है, क्योंकि जो भी आपने फॉन्ट्स यूज़ करने जो भी कलर्स यूज़ करने वो फिर पूरे थ्रू आउट डिज़ाइन में कॉमन ही रहने वाले हैं। तो जो भी टाइम लगेगा वो आप पहले पेज पर लगा लीजिए, और पहले पेज को बनाने में 1 घंटा जो होता है मोर देन इनफ, ठीक है। उसके बाद के बाकी के पेजेस में तो क्या होता है, आपके सेक्शन भी वही चलेंगे, आपको कंटेंट को बस मैनिपुलेट करना होता है। नेविगेशन भी कॉमन ही रहने वाला है, सबसे ज़्यादा टाइम जो कंज्यूम करता है वो नेविगेशन होता है। तो फिर तो पेज सेवेज 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 चल रहा होता है। हाँ जी, तो हमारा फोल्डर कौन सा था? 12 to 130। सो इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचपी हमारा हुआ था, और उसके बाद मैंने आपको एक सिंपल सा 5 पेज का बना के दिखाया था इसके अंदर। फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे थे अपनी प्रॉपर्टीज़, पीएचपी में डेटा टाइप्स, ये सारी चीज़ें, एंड वेरिएबल्स। 7th को हम लोगों ने कास्टिंग, कांस्टेंट, मैथ एंड नंबर पर काम किया था। फोर्टीन से फिर इसका मतलब हमारे डाउट्स चल रहे हैं। 17 नहीं, बीच में क्या हुआ था 2 दिन, कोई ऑफ था? चलिए एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। टुडे इज़ 21 जून 2024, और इसके बाद के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। बाहर गर्मी ज़्यादा है क्या? सर कहीं भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये से इसमें क्योंकि लैब वाला भी खराब है क्या? पता नहीं मुझे, तो मैं तो इस रूम से बाहर ही नहीं निकलता, जाता हूँ ऊपर वापस नीचे।
नहीं तो सही चल रहा था, 2-3 दिन से शायद गड़बड़ हुई है इसमें कुछ, मोड तो नहीं चेंज हो गया थोड़ा। पता नहीं क्या किया है। रिमोट है क्या उसका? रिमोट है, सब सेटिंग सेट है। चलो तो सबसे पहले सर्वर ऑन करो अपना, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जैम, और यहाँ से इंस्टॉल तो सबने कर रखा है ना जैम, वेरी गुड। अपाचे स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अभी हमें एसक्यूएल की नीड नहीं है। चलिए एक चीज़ पूछ लीजिए, पूछो पूछो। जैसे हम अभी PHP सीख रहे हैं तो साथ साथ SQL नहीं कर सकते? नहीं, पहले पीएचपी को उस लेवल तक तो सीखो कि एसक्यूएल को हैंडल कर पाओ। एसक्यूएल सीखने में क्या है, एक दिन में एसक्यूएल सीख जाते हैं। एसक्यूएल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सब ऐसी कौन कौन चीज़ें हम साथ में कर सकते हैं? साथ में तो सारी चीज़ें चलेंगी। अब जैसे क्या, पहले पीएचपी की प्रॉपर्टी पढ़ना ज़रूरी है। जैसे एचटीएमएल है, आपको याद होगा कि टोटल 8 या 10 क्लास में हमारा एचटीएमएल ख़त्म हो गया था, देखा जाए तो मेरे ख्याल से 8 में हो गया था, 10 लगी नहीं होगी क्लास। तो स्टार्टिंग में क्या था, जैसे डे 1 पर हम लोगों ने किस तरह का से एक पहला पेज बनता है, फिर हमने उसके अंदर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज डालना सीखा, फिर हमने हेडिंग्स कैसे बनती है, क्या अलाइनमेंट होते हैं, एचआर क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो जब तक टेक्स्ट प्रॉपर्टी वाला पार्ट चला था, जब तक हम लोग टेबल तक नहीं पहुंच गए, सब कुछ बोरिंग सही था उसके अंदर, करें क्या इसका यूज़। लेकिन जिस दिन हमारा CSS स्टार्ट हुआ, उसके साथ हमें HTML का पावर समझ में आया। फॉर्म वगैरह कंप्लीट करने के बाद जो मेन इंटरेस्ट डेवलप होता है उसमें HTML फॉर्म से होता है, क्योंकि जनरली हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में फॉर्म ही तो फिल कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर जाके कुछ डेटा कैप्चर कर रहे होते हैं या डेटा सबमिट कर रहे होते हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा रियलिस्टिक, मतलब रियल टाइम एग्जाम्पल से कनेक्टेड कुछ फील होता है कि भी अच्छा पासवर्ड ऐसे बनता है, ये चीज़ इनपुट टाइप पासवर्ड लिखने से, है ना। फिर जब आपका CSS स्टार्ट होता है तब आपको पता चलता है कि जो PhD हम लोग देखते हैं वो एज इट इज़ कैसे बनती है उसके अंदर। तो वही चीज़ है कि जैसे अभी आपका PHP चल रहा है, तो मैंने आपको डे 1 पर ही बता दिया वेबसाइट कैसे बनेगी, पहले दिन ही सिखा दिया था ना। तो उसमें क्या है कि आप हेडर जो भी अभी तक आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको PHP में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दो, वेट मत करो, ठीक है। और जो भी प्रॉपर्टीज, मैंने अलग अलग ही बनाया है वो, हाँ जैसे आपने बोला था ना, हाँ उसका हेडर पार्ट अलग है, बिल्कुल मेन पार्ट अलग है। हाँ, लेकिन अभी जो बनाया वो ठीक है, लेकिन जो अभी आपने मुझे यहाँ दिखाया था जैसे अभी प्रोजेक्ट में, उसमें वो नहीं था। अभी जो भी पोर्टफोलियो में दिखाया था आपने, तो उसमें तो वो चीज़ हमने नहीं डाली ना, तो वो प्रोजेक्ट, PHP नहीं डाली ना अभी मैंने। हाँ मतलब तो लेकिन बनाया उस स्टाइल में है कि पूरा अलग अलग हाँ, उसकी स्टाइलिंग के लिए भी मैंने अलग अलग कर दिया है तो बिल्कुल। आप एक काम करें, जैसे ई-कॉमर्स का आपने डिज़ाइन दिखाया था ना, तो उसको अब PHP में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दो। मतलब हेडर अलग से लेकर आओ, फुटर अलग से लेकर आओ, और जो जो पेज आपका क्लिक पर ओपन होगा उसके इनर पेजेस भी बनाओ, ठीक है। मैं उसके अंदर कैसे लॉगिन होगा, कैसे ऐड टू कार्ट होगा, वो सारी चीज़ें सिखा दूंगा उसी प्रोजेक्ट के ऊपर ही। या फिर मैं जो सिखाऊंगा यहाँ पर तुम उससे देख के लॉजिक उसके अपने ऊपर लगा लेना, तो भी आप सीख जाओगे, ठीक है। तो उस पर नहीं कर, मतलब मैं अलग बना लिया उसको। हाँ देख लेना वो तो मैंने जैसे। जल्दी जल्दी में दिखाने के लिए बना दी उसका डेटा ही नहीं था ठीक से। चलें, तो सर्वर अपना ऑन, और यहाँ से आप जाके रन करेंगे लोकल होस्ट, और एंटर। तो ये अपना डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड में जाके आप यहाँ से डिफाइन करेंगे 12 to 130, ये अपना फोल्डर आ गया। फोल्डर के अंदर हमारा आज का डेट, और यहाँ पर हम लोग अपनी फाइल वगैरह इसमें स्टोर करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। htdocs 12 to 130 आज की डेट में आएंगे, और यहाँ पर इसको स्टोर कर लेते हैं फाइल्स को।
तो लास्ट जो हमारा टॉपिक हुआ था 7 जून को, तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पर कांस्टेंट लास्ट टॉपिक किया था। तो आज हम लोग देखेंगे मैजिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं हमारे। तो ऑनलाइन आइए, रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पर और क्लिक करेंगे मैजिक कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू वो वैल्यूज होती हैं जो पहले से प्री डिफाइन है, ठीक है, जैसे कि क्लास, डायरेक्टरी, फाइल, फंक्शन, इस तरह की चीज़ें। So PHP has predefined constants. PHP has 9 predefined constants that change value depending on where they are used, or therefore they are called magic constants. These magic constant are written with a double underscore. तो ये हमें जैसे सिंगल दिखाई दे रहा है ना, तो एक्चुअल में यहाँ पर 2 बार अंडरस्कोर लगाया हुआ है, ठीक है, डबल अंडरस्कोर एट द स्टार्ट और एट द एंड, एक्सेप्ट फॉर द क्लास नेम, क्लास कॉन्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है मैजिक कांस्टेंट के अंदर। तो इस तरह के आपको कुछ बने बनाए प्रीडिफाइंड कांस्टेंट मिलने वाले। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो क्लास, डायरेक्टरी, फाइल, फंक्शन, लाइन, मेथड, नेम स्पेस, ट्राइड एंड क्लास नेम। तो क्लास में आपका डबल अंडरस्कोर आएगा, बट क्लास नेम में आपका नहीं आता है, तो यहाँ पर इसलिए मेंशन है। तो क्लास इफ़ यूज्ड इनसाइड अ क्लास द क्लास नेम इज़ रिटन, यानी कि आप चाहते हो कि भाई मुझे इसके थ्रू ये पता करना है डायरेक्टरी कौन सा है, फाइल कौन सा है, फंक्शन कौन सा है, ये उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। सो द मैजिक कॉन्स्टेंट आर केस सेंसिटिव, मीनिंग्स अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर रिटर्न्स द सेम इज लाइन नंबर, ठीक है। तो मतलब आप चाहो तो कैपिटल लिख लो या स्मॉल में लिख लो, ये सेंसिटिव नहीं है। जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है ना कि आपने बड़ा ही लिखना है या छोटा ही लिखना है, तो PHP में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़र डिफाइन है, अपर केस लोअर केस दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। तो जैसे पहला हमारा क्या है, क्लास कांस्टेंट। तो क्लास का हमने नेम क्या रखा है, स्टूडेंट। तो ज़रा कोड को ओपन करो और यहाँ जाके चेक करो इस मैजिक कांस्टेंट के अंदर कि यहाँ पर क्लास को रिटर्न कैसे किया। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है, एक क्लास, जैसे कि सेम जावास्क्रिप्ट में आप डिफाइन करते हो, क्लास का नेम हमने क्या रखा है, स्टूडेंट। ध्यान रखिए जब भी क्लास बनता है तो क्लास का जो नेम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है, स्मॉल नहीं हो सकता। देन उसके अंदर हम लोगों ने एक पब्लिक फंक्शन बना रखा है माई वैल्यू, और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर रहे हैं क्लास। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो इसका आपका आउटपुट जाएगा, क्लास का नेम आएगा। तो रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न क्लास नेम, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर मैजिक कॉन्स्टेंट का यूज़ किया है क्लास। तो जब आप यहाँ ब्राउज़र में देखते हैं इसको, तो हमें क्या रिटर्न आ रहा है, क्लास का नेम। इसी तरह से डायरेक्टरी। अब ये जो फाइल हम लोग देख रहे हैं ये किस डायरेक्टरी से आ रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने डायरेक्टरी का जिक्र किया, तो डायरेक्टरी तक का ही डेटा आ रहा है, फाइल का जिक्र नहीं किया हमने इसमें। तो डायरेक्टरी क्या थी, 21 जून। तो हमने इसके लिए क्या लिखा है, यहाँ पर नीचे यहाँ पर आके हमने लिखा है एको डायरेक्टरी, और ये लिखने से हमें ये पता चलेगा कि हमारा फोल्डर लोकेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो देखो यहाँ पर रिटर्न आ रहा है। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं फाइल, तो फाइल्स विद कम्स विद अलॉन्ग विद डायरेक्टरी। तो यहाँ पर आप देखें डायरेक्टरी नेम प्लस हमारी फाइल का नेम, दोनों ही चीज़ हमें रिटर्न हो रही है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंक्शन। फंक्शन सेम PHP का जावास्क्रिप्ट की तरह डिफाइन होता है। हमने फंक्शन बनाया माई फंक्शन और रिटर्न करा फंक्शन का नेम, तो हमें यहाँ पर माई फंक्शन ही रिटर्न आ गया आउटपुट। यहाँ पर आप देखेंगे माई फंक्शन। यहाँ पर हम लोगों ने लाइन कॉन्स्टेंट का यूज़ किया, तो ये कोड किस लाइन नंबर पर लिखा गया है वो आपको दिखाई देगा। सो हमने यहाँ पर लिखा एको लाइन, तो लाइन का नंबर क्या है, तो सेम यहाँ पर आपको आउटपुट आ रहा है 103। नेक्स्ट इज मेथड। मेथड हम लोगों ने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया लाइक क्लास, क्लास का हम लोग यहाँ पर डिफाइन किया कार, और यहाँ पर लिखा पब्लिक फंक्शन माई वैल्यू। अगेन बस ध्यान रखना है क्लास नेम रीयूज़ नहीं होते। मतलब आप सोचें कि हमने ऊपर यहाँ डिफाइन कर लिया स्टूडेंट, मैं दोबारा से स्टूडेंट लिख दूंगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे फंक्शन नेम भी रीयूज़ नहीं होते, क्लैश कर जाती हैं ये चीज़ें। तो इसलिए हमने यहाँ पर कार का यूज़ किया हुआ है, और जब आप यहाँ से रिटर्न करेंगे तो आपको वहाँ पर मेथड रिटर्न आएगा। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा जाके इसमें, डॉलर वॉल्वो इक्वल टू न्यू कार, और एको यहाँ से डॉलर वॉल्वो माई वैल्यू को हम लोगों ने कॉल करा दिया, ठीक है। तो हमें जो आउटपुट इसका यहाँ पर रिटर्न हो रहा है एको कराने पर, वो यहाँ पर हमें रिटर्न आ रहा है कार, और कार के अंदर क्या है मेथड हमारा, माई वैल्यू, ठीक है। दिस इज़ अ क्लास, दिस इज़ अ मेथड नेम। नेक्स्ट आता है ट्राइड्स। ट्राइड कांस्टेंट जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे नीचे, एक मिनट,
सो ट्राइट्स पर आते हैं और इसके बारे में पहले आप देखें। इफ़ यूज़ इनसाइड अ ट्राइट द ट्राइट नेम इज़ रिटर्न। ठीक है, तो अगर आप ट्राइट के अंदर इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ऊपर जाइए, इफ़ यूज़ यहाँ if used inside a trait the trait name is returned। अब सही है। तो हमने क्या बनाया यहाँ पर, तो जैसे हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं वैसे हम लोग ट्राइट्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जाके हमने लिखा ट्राइट, ट्राइट का हम लोगों ने एक नेम डिफाइन किया माई ट्राइट, और इसके अंदर पब्लिक फंक्शन बनाया शो मैसेज, और एको में हमने ट्राइट को रिटर्न किया। तो ट्राइट में हमें क्या रिटर्न आएगा, माई ट्राइट, इस तरह से। और इसके अंदर हमने मैसेज लिखा हुआ है हेलो वर्ड, तो वो हमें यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। तो क्लास वेलकम के अंदर हम लोगों ने क्या करा, एक क्लास डिफाइन किया और यूज़ करा है हमने माई ट्राइट, और ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने यहाँ से रिटर्न किए हैं चीज़ें। तो ये ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे बनते हैं, क्लास कैसे बनती है, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे डिटेल में जब इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। जस्ट अभी प्रॉपर्टी देखें कि मैजिक कांस्टेंट में क्या क्या चीज़ें हमारी कवर अप होती हैं। इसके बाद आपके आते हैं पीएचपी में ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए हैं, वही सारे ऑपरेटर्स आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लॉजिकल, स्ट्रिंग, एरे एंड कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स को इतनी डिफरेंट कैटेगरीज में इसमें डिवाइड करके रखा गया है। ठीक है, सो ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू विद कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि कंडीशन की जब बात आती है तो बिना ऑपरेटर के आप कोई भी कंडीशन या बिना ऑपरेटर के कोई भी आप लूप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। सो पीएचपी के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल। सो एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं $x एंड $y, तो वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा उसका। अगर हम लोग x माइनस वाई करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, क्या आउटकम बचा, चाहे वो नेगेटिव आए या ज़ीरो आए या विद अ पॉजिटिव नंबर। अगर हम लोग x मल्टीप्लाई वाई करते हैं तो आपका प्रोडक्ट हमें रिसीव होगा कि क्या आउटकम मिला है। डिवीजन अगर करेंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा इसके अंदर। मॉड्यूलस अगर हम लोग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमें रिसीव होगा, क्या बचा। जैसे आपने लिखा 3 डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग 3 को 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 आउटपुट आएगा उसका, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 सीधा सीधा हो गया। सो रिमाइंडर क्या बचा, 1 उसमें। एक्सप्लेनेशन में आपको रिजल्ट्स ऑफ रेजिंग ऑफ x एंड y की पावर। ठीक है, तो ये हम लोग उसका के लिए यूज़ कर लेते हैं। सो एडिशनल सम ऑपरेटर्स, जैसे कि मान लो कि मुझे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, नीचे हमने यहाँ पर दो वेरिएबल डिफाइन किए $x एंड $y, 10 + 3, तो यहाँ पर हमें क्या आउटकम आना चाहिए, 13, और यही आपको यहाँ पर रिसीव हो रहा है। सब्ट्रैक्शन 10 - 3 अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें क्या रिसीव हो रहा है, 7। इसी तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से डिफाइन रिसीव होगा 30, और डिवीज़न में आपको 3.33। मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको यहाँ पर 1 रिटर्न करेगा, और यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन में 10, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करें 3, और दोनों का जब हम लोग आउटपुट करेंगे तो हमें रिटर्न आएगा 1000 इस केस में। ठीक है, असाइनमेंट जो होता है वो क्या है, तो अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और इक्वल टू उसको कोई वैल्यू दे रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड असाइनमेंट। यानी कि x को हमने असाइन किया 10, y को हमने असाइन किया 3। ठीक है, तो असाइनमेंट में हमारे पास क्या होता है, इक्वल, और उसके बाद अगर मुझे एक ही वेरिएबल को कोई दूसरी वैल्यू असाइन करनी तो हम लोग क्या लिख देते हैं, प्लस इक्वल। तो प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉड्यूलस इक्वल, एक्सपोनेंशियल इसमें नहीं आता है। सो लेफ्ट ऑपरेंड गेट्स सेट टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द राइट, यानी कि x अगर मेरा वेरिएबल है तो इक्वल टू जो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लिखूंगा दैट इज़ अ एक्सप्रेशन, कि उसके अगेंस्ट हमने क्या वैल्यू कॉल किया हुआ है। सो जैसे एग्जांपल के तौर पर असाइनमेंट में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि x और y अगर दोनों ये हमारे सेम है, जैसे x = y, यहाँ पर आप जाकर डिफाइन करेंगे। इसी तरह से x + = y, तो ये क्या करेगा, y की वैल्यू को x में डाल देगा। ठीक है, x + = y, तो यानी कि x की जो वैल्यू थी वो भी आ गई, प्लस y की जो वैल्यू होगी वो भी उसमें ऐड हो जाएगी हमारी। तो इसका आउटकम हम लोग नीचे देखते हैं। जैसे एडिशन हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे नीचे, x और y, तो हमने क्या बोला, x
प्लस इक्वल टू वाई, तो हमारा टोटल होकर सीधा हमें एक्स में रिसीव हो जाएगा। रिजल्ट क्या आ रहा है 15। इसी तरह से माइनस इक्वल टू कर रहे हैं तो आपका वाई माइनस हो गया एक्स की वैल्यू में से, तो आपको यहाँ पर रिटर्न आएगा 5। इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर 50 वैल्यू रिसीव हो रहा है, डिवीज़न करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 रिसीव हो रहा है ना। और मॉड्यूलस असाइनमेंट जाते हैं तो सीधा सीधा डिवाइड हो गया तो हमें क्या रिटर्न आया 0। अगर कुछ रिमाइंडर बचता तो हमें मिल जाता उसके अंदर। तो ये थे हमारे PHP के अंदर ऑपरेटर्स। ठीक है, तो बाकी के ऑपरेटर्स पे भी नज़र डालेंगे, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे। कॉपी और अपनी आज की डेट में कॉल करो। ब्राउज़र में जाइए, रिफ़्रेश परफॉर्म कीजिए, फिर हमारे पास क्या आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जहाँ पर हम लोग कंपैरिजन परफॉर्म कराते हैं। जनरली कंडीशन और लूप के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटर है। PHP कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू लाइक नंबर और स्ट्रिंग। सो जैसे कि टू टाइम इक्वल टू ऑपरेटर का हम लोग यूज़ करते हैं, ये क्या डोनेट करता है इक्वल, यानी कि $x टू टाइम इक्वल टू $y रिटर्न्स ट्रू इफ़ x इज इक्वल टू y। ट्रिपल इक्वल टू यानी कि आइडेंटिकल। आइडेंटिकल में क्या होगा कि अगर आपका डेटा और डेटा का टाइप अगर दोनों सेम है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा रिटर्न ट्रू इफ़ $x इज इक्वल टू $y एंड दे आर ऑफ द सेम टाइप। समझ गए? यानी कि इसको ऐसा समझो कि जैसे आपके पास दो चीज़ें हैं, दोनों का अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सेम है और जिसके अंदर है वो भी सेम है। जैसे एग्जांपल, मेरे पास दो बॉल हैं, दो बॉल के अंदर क्या है, दोनों में ही मैंने कर्ड डाला हुआ, दही रखी हुई है। अब एक का टाइप क्या है स्टेनलेस स्टील, एक का टाइप क्या है सेरामिक है या मे बी प्लास्टिक है। तो उस केस में ये क्या करेगा, ये चेक करके बता देगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये नहीं चेक करता डेटा, ये डेटा प्लस डेटा किस में स्टोर है उसको, दोनों को चेक करता है। ये क्या करेगा, अगर आप यहाँ पर चेक करने जाएंगे स्टेनलेस स्टील और अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सेरामिक का, तो ये उस कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये डेटा को देख रहा है लेकिन डेटा के टाइप का नहीं पता लगा रहा। इसको आप अपनी कोडिंग की लैंग्वेज समझते हैं कि भाई मैंने लिखा x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू लिखा मैंने इन्वर्टेड कोड 5, तो ये क्या बोलेगा ट्रू, ये क्या बोलेगा फॉल्स। क्योंकि डेटा जो है डबल कोड में क्या होता है स्ट्रिंग होता है और विदाउट कोड क्या होता है नंबर होता है। तभी नीचे इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। फिर क्या है नॉट इक्वल, ये क्या करता है x इज़ नॉट इक्वल टू y रिटर्न्स ट्रू इफ़ एक्चुअली x इज़ नॉट इक्वल टू y। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो ट्रू देगा आपको। मतलब अगर दो वेरिएबल की वैल्यू एक समान नहीं होंगी तो ये ट्रू देगा आपको, और अगर दोनों की वैल्यू सेम होंगी तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसका काम क्या है नॉट इक्वल के ऊपर वर्क करना है। इसी तरह से नॉट इक्वल को हम लोग PHP में एक नए तरीके से देखते हैं, लेस देन ग्रेटर देन एक साथ लगा के। जावास्क्रिप्ट में ये नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी आउटकम आपको सेम ही रिसीव होगा। इसी तरह से नॉट आइडेंटिकल, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर आइडेंटिकल देखा, तो यहाँ पर टू टाइम इक्वल टू वही सेम काम होगा इसके अंदर, लेकिन इससे डिफरेंट होगा। यानी कि ये कंफ्यूज है कि x और y मतलब 5 या 6 इन्वर्टेड कोड में है या नॉर्म न्यूमेरिक फॉर्म में है, लेकिन ये समझदार है, ये पता लगा लेगा कि न्यूमेरिक फॉर्म में या किस फॉर्म के अंदर है। तो रिटर्न्स ट्रू इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y और आर नॉट द सेम टाइप, मतलब नंबर ही हैं दोनों या नंबर और स्ट्रिंग है दोनों, उस केस में। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन, अगर x इज ग्रेटर देन y है रिटर्न्स ट्रू हो जाएगा। लेस देन, अगर x लेस देन y है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि रिटर्न्स ट्रू इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। लेस देन इक्वल टू रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज लेस देन और इक्वल टू $y। एक नया ऑपरेटर यहाँ पर आता है विच इज़ कॉल्ड स्पेसशिप ऑपरेटर। ये एक साथ तीन काम करता है, ठीक है। इससे हमारा कंडीशन लिखना जो मल्टीपल टाइम लिखते हैं वो एक ही बार में सॉल्व हो जाएंगी। जैसे ये क्या काम करेगा स्पेसशिप ऑपरेटर, रिटर्न्स एन इंटीजर लेस देन का सिंबल आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है इसके अंदर, और ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग ऑन इफ $x इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी कि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू सब कुछ इसी के अंदर आ गया आपका, और इक्वल टू भी। तो तीन चीज़ें एक ही कंडीशन में ख़त्म हो गई। यानी कि ये वाला काम भी इसी में हो रहा है, ये वाला काम भी इसके अंदर हो रहा है और ये वाला काम भी इसके अंदर
हो जा रहा है एक ही साथ। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे, इक्वल। अब इक्वल के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, इधर जाते हैं और इसको यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, x 100 मैंने लिखा हुआ है न्यूमेरिक फॉर्म में, y 100 मैंने लिखा है स्ट्रिंग फॉर्म में। लेकिन जब मैं इसको चेक करने जाता हूँ वेरिएबल डंप के अगेंस्ट, तो ये मुझे कहता है कि वूल यानी कि वुलियन वैल्यू इज़ ट्रू, ये सही ढूंढ रहा है इसको। बट जब मैं सेम चीज़ को चेक करने जाता हूँ आइडेंटिकल के केस में, तो ये मुझे क्या बोलता है, भैया गलत है, ये नंबर तो दोनों के पास 100 है, लेकिन एक का नंबर है एक का टेक्स्ट है। तो इसने क्या पकड़ लिया, उसको आइडेंटिकल में पता लगाया कि भाई ये गलत तरीके से डेटा आ रहा है। 100 तो है बट टाइप सेम नहीं है, समझ आया आइडेंटिकल मतलब। फिर क्या है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर हमने जाकर डिफाइन किया 100 और 100, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। ठीक है, अब ये फॉल्स मुझे क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि भाई दोनों वैल्यू बराबर है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक वैल्यू जो है 90 है, क्योंकि इसका काम क्या है, नॉट इक्वल को ढूंढना, बट यहाँ डेटा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो जैसे मैं इसको 90 करूँगा तो देखो ये ट्रू होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसका काम क्या है, नॉट इक्वल को फाइंड आउट करना। इसी तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग देखेंगे नॉट इक्वल टू इस तरह से, तो ये भी आपको फॉल्स यहाँ पर सॉरी फॉल्स में रिटर्न आएगा। वैल्यू को जैसे मैं 90 या कुछ भी कर दूंगा डिफरेंट, ऊपर नीचे कुछ भी कर दूँ, तो ये आपको अगेन ट्रू में रिटर्न आएगा। नेक्स्ट क्या है, नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल के अंदर हम लोग यहाँ पर दोनों में क्या रख रहे हैं, जाके इस तरह से 90 डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब आप जब यहाँ पर इसको जाके नॉट आइडेंटिकल चेक करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ट्रू। और अगर आप यहाँ पर 100 रखते हैं तब भी आपको क्या रिटर्न आ रहा है, ट्रू। क्योंकि वो ये पता लगा पा रहा है इसके अंदर कि भाई डेटा का जो टाइप है वो गलत आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाके इसको +100 +100 कर दूंगा, अब क्या आना चाहिए बताओ, फॉल्स। तो जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे क्या बन गया, फॉल्स बन गया। नेक्स्ट ग्रेटर देन, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई x इज ग्रेटर देन y, तो x की वैल्यू कितनी 100, y की वैल्यू कितनी 40, तो x बड़ा हो गया, तो यानी कि ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, फिर क्या है, लेस देन, तो लेस देन हम लोग x को 40 कर रहे हैं, y को 100 कर रहे हैं, x इज लेस देन y, तो यहाँ पर ये आपका ट्रू आ जाएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर में लिख रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पर आप देखेंगे 50-50, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन और अगर इक्वल टू है, ठीक है, y के, तो क्या है, ट्रू होगा। अब मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया x जो है वो 40 है, तब तो y से कम हो गया ना, तो x नाउ इज नॉट ग्रेटर देन y, तो अब आपको ये फॉल्स कर देगा इस चीज़ को। तो नीचे जाइए, स्क्रॉल डाउन, ये देखो, तो नॉट आइडेंटिकल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया हमारा, फॉल्स। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि या तो वैल्यू जो है आपकी y के बराबर हो या y से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन या इक्वल टू। जैसे मैं 60-50 पर चेक करूँगा तो मुझे इसका भी आउटकम ट्रू ही आएगा। अबे यार सेम जगह पे कर दे, ग्रेटर देन क्या रहा है, ट्रू। इसी तरह से लेस देन आपका होता है और इक्वल टू, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू हम लोग क्या चला रहे हैं, यहाँ पर आप जाके देखें 50-50, यानी कि x जो है इज़ लेस देन y। ठीक है, लेस देन इक्वल टू y, तो या तो अब जैसे अगर आप यहाँ 60 कर दोगे तो ये फॉल्स हो जाएगा उस केस में, क्योंकि अगर 50 की जगह 40 होगा, 49 होगा तो ये चलेगा, बट ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग लेस देन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्पेसशिप ऑपरेटर। स्पेसशिप ऑपरेटर में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुछ ना डेटा इस तरह से रिसीव होता है, -1 0 एंड 1, यानी कि रिटर्न -1 बिकॉज x इज लेस देन y। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, रिटर्न 0 बिकॉज वैल्यू आर इक्वल, रिटर्न +1 बिकॉज x इज ग्रेटर देन y। तो यानी कि अगर पॉजिटिव साइड आपको रिसीव हो रहा है
तो वो ग्रेटर देन को चेक करे, अगर आपको नेगेटिव साइड पर ले जा रहा है तो वो लेस देन को चेक करे, और अगर आपको जीरो रिटर्न आ रहा है इट मीन्स कि दोनों वैल्यू आपकी क्या है, इक्वल है, इक्विवेलेंट है। तो ये आपका स्पेसशिप ऑपरेटर काम करता है इस तरह से। तो 3 वैल्यू देता है, -1, 0 एंड +1। इन 3 नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। बात करते हैं PHP में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। ये जनरली हम लोग लूप के साथ बहुत ज़्यादा देखते हैं। PHP इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू इंक्रीमेंट अ वेरिएबल वैल्यू, द PHP डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू डिक्रीमेंट अ वेरिएबल्स वैल्यू। एक होता है प्री इंक्रीमेंट, यानी कि जब आपका रिजल्ट प्रिंट होगा तो वो इंक्रीमेंट के साथ ही आएगा। मैंने लिखा वेरिएबल $x = 10, तो आपका 10 आएगा। अगर आपने लिख दिया वेरिएबल, जब हम लोग प्रिंट कराते हैं $x लिखने से पहले ++, तो आपका 10 नहीं आएगा, 11 आएगा। फिर होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले आपको 10 आएगा, 10 के बाद जब दोबारा से आप सेम वेरिएबल प्रिंट करोगे तब जाके 11 आएगा। तो क्या मतलब हुआ, इंक्रीमेंट x/1 देन रिटर्न्स x। यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न फर्स्ट x देन इंक्रीमेंट $x/1। इसी तरह से प्री डिक्रीमेंट, यानी कि पहले से लेस करके रिजल्ट देगा और ये आपको प्रिंट होगा, देन सेकंड टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तब आपको लेस देन का रिजल्ट देगा। तो ज़रा ध्यान से समझना कि प्री इंक्रीमेंट कैसे काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर जाके इसमें क्या डिफाइन करें, x की वैल्यू क्या है, बट मैंने पहले ही इसमें प्लस लगा दिया तो कोड पहले ही प्रोसेस होकर आएगा, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 11। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोबारा से, x की वैल्यू क्या है, 10, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर मुझे पहले क्या है, 10। जब मैंने सेम कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट किया तो मुझे अब क्या रिटर्न आ रहा है, 11 इसके अंदर। सिमिलरली प्री डिक्रीमेंट, यानी कि अगर मैंने वेरिएबल x में लिखा 10 और मैंने -x लिख दिया तो पहले से ही लेस होकर आएगा। और अगर आप यहाँ से पोस्ट डिक्रीमेंट करते हैं तो पहले जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वेरिएबल की वो, देन सेकंड टर्म में आपका जाके वो वैल्यू को माइनस करेगा। तो आप देख सकते हैं 10 और 9 हमें यहाँ पर रिटर्न आ रहा है इस केस में। बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर सेम वही है जो आप लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये भी आपका सेम वही है जो हमने ऊपर पढ़े नहीं सारे, ये भी हम लोग सब जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं, बट PHP के टर्म में इनका रिवीजन देख रहे हैं। तो जैसे एंड, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एंड हम लोग देख रहे हैं और ये जो एंड हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों सेम ही काम करते हैं। या तो AND एंड लिखो या फिर 2 टाइम एंड का सिंबल लगाओ। तो ज़रा देखें ध्यान से, एंड ऑपरेटर का नेम है $x and $y, ट्रू इफ़ बोथ x and y आर ट्रू। अगर दोनों सही हैं तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। फिर क्या है यहाँ पर 2 टाइम एंड, मतलब नेम आपका सेम देख सकते हैं, एंड आ रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पर, ट्रू इफ़ बोथ $x and $y आर ट्रू। फिर आता है और जो है उसको और के नेम से ही कॉल किया जाता है, $x और $y, ट्रू इफ़ आइदर x और y इज़ ट्रू। और यही सेम आउटपुट आपको यहाँ पर भी मिलेगा, जो हम लोग पाइप की लगा के डिफाइन करते हैं, ये हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है। फिर हमारे पास क्या था, एक्स और के अंदर क्या होता है, ट्रू इफ़ आइदर $x और $y इज़ ट्रू बट नॉट बोथ। दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए, दोनों नहीं होनी चाहिए। बाकी सब जो चलती है दोनों के ट्रू होने पर चलती है और ये किसी एक के ट्रू होने पर चलता है। फिर आपका आता है नॉट $x, मतलब ट्रू इफ़ x इज़ नॉट ट्रू। तो बहुत सारे आगे जाके वेरिएबल हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, ये लगा के अपॉस्ट्रोफी, तो यानी कि समझ जाएगा कि हम उसको नॉट में चेक कर रहे हैं, यानी कि वो ट्रू नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग यहाँ पर देखेंगे इन सभी का मतलब कि कैसे हमारा रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो PHP लॉजिकल ऑपरेटर्स नेम क्या है, एंड। जरा देखें इसके लिए क्या लिखा गया है पीछे। यहाँ हम लोग लिख रहे हैं $x and $y। क्या लिखा है, एक जगह 100 है, दूसरे क्या है 50। हमने लिखा x 2 टाइम इक्वल टू 100 एंड y 2 टाइम इक्वल टू 50। अगर ये लॉजिक सही है तो हमें क्या रिटर्न आ जाए, अरीना एनिमेशन। क्या आ रहा है आउटपुट, अरीना एनिमेशन। क्या लिखा है, ट्रू इफ़ बोथ x एंड y आर ट्रू। ठीक है, अगर दोनों ट्रू है तो इसका रिजल्ट हमें रिसीव हो जाएगा। दूसरा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर और के केस में हमने क्या लिखा, 100 and 50, और हम लोग जाके यहाँ पर सेम इसको चेक कर रहे हैं और हमारा इसके अंदर मैसेज हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, राइट अ मैसेज इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 100, यहाँ लिखा है ना 50, अब मैं यहाँ जाके क्या लिख रहा हूँ 80 इसके अंदर, लेकिन आउटपुट तब भी आ रहा है ना,
क्या मतलब क्या है, राइट अ मैसेज इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू, यानी कि दोनों में से कोई एक ट्रू होगी तो ये आउटपुट दे देगा, अगर दोनों ही फॉल्स होंगे तो आउटपुट नहीं आएगा आपका इस केस में। फिर आता है एक्स और के केस में आप यहाँ देखें अगेन 150 हमने डिफाइन किया हुआ है, एक में 100 दूसरे में 80, और जब हम लोग एक्स और में जाके चेक करते हैं इसको तो हमें इसका रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पर देखें राइट अ मैसेज इफ़ वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू बट नोट इफ़ बोथ कंडीशन आर ट्रू। तो यानी कि एग्जांपल आप देखें, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50 इधर और इधर लिख देता हूँ 100, यानी दोनों ट्रू हो गई, तो क्या होगा, आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो ज़रा रिफ्रेश मार के देखो, तो एक का फॉल्स होना ज़रूरी है, ये तभी एग्जीक्यूट होगा, समझे। फिर क्या आता है एंड, तो ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है एंड, और ये और वही है जो हमने यहाँ पढ़ा हुआ है। फिर क्या है नॉट, ठीक है। तो राइट अ मैसेज इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, तो यानी कि नीचे जाए, हमने लिखा x इक्वल टू क्या है 100, मैं इसको बोल रहा हूँ नॉट ब्रैकेट $x 2 टाइम इक्वल टू 900, तो गलत पर ये मुझे आउटपुट देगा, सही पर मुझे आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। तो ये नॉट पर चेक कराता है। तो PHP के अंदर सबसे ज़्यादा जो लॉजिक लिखे जाते हैं वो नॉट पर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वो आप देखेंगे आगे जाके किस तरह से काम करती हैं चीज़ें। तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हमने यहाँ देखे हैं वो सारे ऑपरेटर्स हमारे इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, और कुछ ऑपरेटर्स रिमेनिंग है, ज़रा उस पर नज़र डालिए। फाइल को रिफ्रेश करिए। तो हमने कहाँ तक देखा, लॉजिकल ऑपरेटर तक। लॉजिकल के बाद नीचे जाएंगे, फिर हमारा क्या आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर यानी कि जावास्क्रिप्ट में जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और कोई भी वैल्यू जब आप लिखते हो बीच में क्या लगाते हो, प्लस का यूज़ करते हो। PHP प्लस का यूज़ नहीं करती, PHP डॉट का यूज़ करती है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो यानी कि PHP स्ट्रिंग में हम लोग जब देखते हैं इसको, तो PHP हैज़ 2 ऑपरेटर्स दैट आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्ट्रिंग्स। तो ध्यान रखना, प्लस वाला जो पूरा काम चल रहा है हमारा वो डॉट से रिप्लेस हो जाता है इसके अंदर। तो आप लिखेंगे डॉट कॉन्कैटिनेशन, यानी कि मेरे पास अगर 2 वेरिएबल हैं text1 एंड text2, तो वो दोनों ही आपके डॉट लगाने से प्रिंट होंगे। और अगर आप किसी एक वेरिएबल के साथ दूसरे वेरिएबल को बाइंड कर रहे हैं तो आप लिखेंगे डॉट इक्वल टू। जैसे हम लिखते थे, मान लो मेरे पास एक वेरिएबल टेक्स्ट है, हमने इसको डिफाइन कर छोड़ा, फिर मैं टेक्स्ट प्लस इक्वल टू ये लिखना है, टेक्स्ट प्लस इक्वल टू ये लिखना है, टेक्स्ट प्लस इक्वल टू ये लिखना है, तो वो क्या होता है वहाँ पर डॉट से चलता है। जैसे एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप रिकवर कर पाओगे, रिमाइंड हो जाएंगी चीज़ें। मैंने एक फ़ाइल बनाया demo.html, यहाँ लिखेंगे HTML5। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर अवेलेबल है, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया x इक्वल टू नेविगेटर। नेविगेटर ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था जो हमें ब्राउज़र के इन्फॉर्मेशन को देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक जाके इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं स्टेटमेंट। अब ये जो मैसेज हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, मैं इसको बोल रहा हूँ एक वेरिएबल है मेरे पास विच इज़ टेक्स्ट, ठीक है। अब टेक्स्ट क्या है, अभी अनडिफाइंड स्टेट में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको कि भाई टेक्स्ट की वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। ब्राउज़र का हमने क्या लिखा, कोड नेम, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं वर्जन, तो मैंने क्या लिखा प्लस इक्वल टू, ठीक है। तो यानी कि उसी टेक्स्ट वेरिएबल में मैंने दोनों स्टेटमेंट को कॉल कर दिया। अब जब मैं इसका आउटपुट लूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और एक ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मेरा दोनों लाइन का आउटपुट मुझे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो ज़रा ट्राई करके देखो, रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हमें लिखना होता है ऐप वर्जन, तो हमारा आ गया ऐप वर्जन इसके अंदर। तो समझ आया। तो जो काम हम लोग प्लस इक्वल टू से कर रहे हैं या इक्वल टू से कर रहे हैं, PHP में यही काम डॉट और डॉट इक्वल टू से होगा, समझ गए।
इसका मतलब ये मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। तो चलिए वापस से ब्राउज़र में चलेंगे और यहाँ पर जाके एक नज़र डालते हैं इसके ऊपर कि ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन, यानी कि दो चीज़ों को एक साथ अगर हमें क्लब करके लिखना होता है। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट 1 के अंदर टेक्स्ट 2 को अपेंड। तो जैसे हमारा क्या होता है, टेक्स्ट वेरिएबल में हमने लिखा पहला स्टेटमेंट, फिर टेक्स्ट प्लस इक्वल टू में लिखा सेकंड स्टेटमेंट। तो जैसे आप यहाँ देखें अरीना एनिमेशन में 2 टाइम्स यहाँ रिटर्न हो रहा है। तो ज़रा नीचे जाएँ और कॉन्कैटिनेशन का एग्जाम्पल देखें। हमने क्या करा, दो वेरिएबल डिफाइन किए, टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2, अरीना और एनिमेशन। हमने एको लिखा और दोनों का आउटपुट हमें क्लब होकर रिसीव हो गया। इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये है कि आप लिखें टेक्स्ट 1 इक्वल टू अरीना, टेक्स्ट 2 इक्वल टू एनिमेशन, और मैं लिखा टेक्स्ट 1 डॉट इक्वल टू टेक्स्ट 2। और जब मैं टेक्स्ट 1 को प्रिंट करूंगा एको करके, तो मेरे को दोनों का ही आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट 1 के अंदर हमने टेक्स्ट 2 को डाला हुआ है। इसको ऐसा समझो कि हमने रीअसाइन किया हुआ है, प्लस इक्वल टू वाला जो असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने पढ़ा है, सेम वही काम है। ये चलता है स्ट्रिंग के केस में, वो चलता है नंबर के केस में। ठीक है, बात करेंगे एरे ऑपरेटर्स की। एरे ऑपरेटर्स में आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे कि प्लस, 2 टाइम, 3 टाइम, इनइक्वालिटी, नॉन आइडेंटिटी। तो सारे के सारे हमारे कौन सा वाले ऑपरेटर आ गए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स वाले, है ना। तो जैसे यहाँ पर हमें यूनियन मिल रहा है, दो एरे को अगर आप जोड़ना चाह रहे हैं तो इसको हम यहाँ प्लस में बोलते हैं यूनियन। तो यहाँ पर एक्स और वाई कंबाइन हो जाएंगे। इक्वालिटी को अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, रिटर्न्स ट्रू इफ़ एक्स एंड वाई हैव द सेम की एंड सेम वैल्यू। मान लो कि मेरे पास एक एरे में वैल्यू है कार इक्वल टू वोल्वो, दूसरे में भी मेरे पास एरे में कार इक्वल टू वोल्वो है, तो ये मुझे रिटर्न करेगा आउटपुट उसका, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इनका आउटपुट किस तरह से देखेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यूनियन का आउटपुट देख रहे हैं। तो यूनियन के आउटपुट को देखने के लिए हम नीचे आते हैं और यहाँ देखें मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। एरे हमने इसके अंदर कॉल किया है एरे इक्वल टू ए इक्वल टू एप्पल, बी इक्वल टू बॉल, सी इक्वल टू कैट, डी इक्वल टू डॉग। तो ए इज़ अ की, बी इज़ अ की, सी इज़ अ की एंड डी इज़ अ की। हमने डायरेक्ट एप्पल, बॉल, कैट, डॉग डिफाइन नहीं किया है। इस तरह से जो एरे डिफाइन किए जाते हैं इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव एरे, और ये हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपका दोनों एरे क्या हो गए, कंबाइन होकर आउटपुट दे रहे हैं आपको। तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, यूनियन ऑफ एक्स एंड वाई, ज्वाइन हो गए, एक ही के अंदर आउटपुट आ रहा है ना। तो दो एरे अगर जोड़ने हो तो यहाँ पर प्लस चलता है। कैसे, इस तरह से। दूसरा है पीएचपी एरे ऑपरेटर्स में इक्वालिटी। तो यानी कि ए इक्वल टू एप्पल है, बी इक्वल टू बॉल। तो यहाँ पर जब लोग चेक करने जा रहे हैं तो हमें इसका यहाँ पर आउटपुट क्या मिल रहा है, फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये सीखा कि भाई रिटर्न्स ट्रू इफ़ एक्स एंड वाई हैव सेम की एंड वैल्यू पेयर। बट मेरा की और वैल्यू पेयर मैच नहीं हो रहा। एप्पल है, यहाँ पर कैट है, यहाँ पर बॉल है, यहाँ पर डॉग है, तो क्या हुआ, आउटपुट नहीं आया हमें इसका, है ना। फिर हम यहाँ पर देखते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी के अंदर हम लोग यहाँ जाते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, डी डॉग। तो आइडेंटिटी भी चेंज है उसके अंदर की, तो इसने हमें क्या बोला, उसका फॉल्स। फिर क्या हमारा ऑपरेटर्स में इनइक्वालिटी। तो ये ढूंढ पा रहा है कि भाई दोनों एरे जो है वो इक्वल नहीं है, एक में अलग वैल्यू चल रही, दूसरे में अलग वैल्यू चल रही, तो यानी कि भाई नॉट इक्वल। तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया उसका क्या, ट्रू। अगर दोनों में वैल्यू में सेम कर दूँ एरे के अंदर तो ये क्या कर देगा, फॉल्स। इस तरह से इनइक्वालिटी, तो ये भी आपका सेम ही रिटर्न देगा आपको। नॉन आइडेंटिटी, यानी कि अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर हम लोग चेक करें 2 टाइम इक्वल टू के अंदर, तो हमें यहाँ पर क्या रिटर्न आ रहा है, ट्रू। क्योंकि ये कह रहा है भाई जो अंदर डेटा का टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। अगर एक में टेक्स्ट होता है, एक में नंबर, तो इनइक्वालिटी में उसको डाल के फॉल्स मार देता उस केस में। नेक्स्ट क्या है, कंडीशनल असाइनमेंट, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर। ये जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा है, यानी कि इफ़ एल्स ना लिख के हम लोग क्वेश्चन मार्क और कॉलन का यूज़ करते हैं टर्नरी ऑपरेटर के अंदर। तो यानी कि कोई वेरिएबल, उसके अंदर हमारा एक्सप्रेशन, यानी कि ये हो गया इफ़ और ये हो गया हमारा एल्स इसके अंदर। सो रिटर्न द वैल्यू ऑफ $x, द वैल्यू ऑफ $x इज एक्सप्रेशन 2 इफ़ एक्सप्रेशन 1 इज़ ट्रू, एंड द वैल्यू ऑफ $x इज एक्सप्रेशन 3 इफ़ एक्सप्रेशन 1 इज़ फॉल्स। तो क्या है, 1 2 3। तो फर्स्ट इज अ कंडीशन, सेकेंड इज अ इफ एंड थर्ड इज अ एल्स। और यहाँ पर एक होता है नल कॉलेजिंग। ठीक है, तो इसको ज़रा देखो पहले टर्नरी के अंदर। तो यहाँ पर देखो हमने x की वैल्यू क्या रखी है, ट्रू,
ठीक है, तो क्या चेक करें एको, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ट्रू, तो लॉजिक किस में है, एक्स के पास, तो हम क्या लिख रहे हैं येस, अदरवाइज क्या है, नो है। तो क्या आना चाहिए, ट्रू है ना, तो क्या प्रिंट होगा, येस और नो, यस। तो आउटपुट हमें क्या आ रहा है इसका, ठीक है, तो यहाँ जाके चेक करो, इज द वैल्यू ऑफ डॉलर एक्स ट्रू, तो क्या बोल रहा है यस। और अगर यहाँ पर होगा फॉल्स, अब मेरा एक्सप्रेशन 3 प्रिंट होगा, यानी कि नो। तो नो का आप देखें ज़रा, जैसे रिफ्रेश करेंगे क्या बन गया, नो। इसी तरह से व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जाके दूसरा लॉजिक लगा रहे हैं, हमने लिखा y का रिजल्ट फॉल्स, और हमने लिखा डॉलर वाई डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, इट इज़ 0। और अगर कुछ रिजल्ट मुझे रिसीव होगा तो ये मुझे क्या बोलेगा, यहाँ पर जो भी मैं दूसरा थर्ड स्टेटमेंट अपना मेंशन करूँगा इसके अंदर। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ट्रू और फॉल्स, जिसमें यूज़र लॉगिन है या नहीं है, उस तरह से हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो अभी हमें क्या रिटर्न आ रहा है इसमें, लॉग्ड इन, और ऊपर वाले में क्या आ रहा है, एनोनिमस। तो यानी कि अगर आप यहाँ जाके देखें, हमने लिखा इसके अंदर एको स्टेटस इक्वल टू में हम लोग क्या लिख रहे हैं, एम्प्टी यूज़र एनोनिमस या लॉग्ड इन। तो पहले वाले में क्या लिखा रहा है, एनोनिमस इसके अंदर। और जब लोग दूसरे वाले में जाते हैं चेक करने के लिए, तो हमें क्या लिखा रहा है उसके अंदर, लॉग्ड इन। ज़रा देखो दोनों के रिजल्ट आपको अलग अलग, तो सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है और हमारा आउटपुट हमें मिल गया इसके अंदर। तो पहले वाले पे क्या हो रहा है, उसको कोई यूज़र नहीं मिल रहा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हमने यूज़र डाल दिया उसके अंदर एक, तो जैसे उसको यूज़र मिला उसने क्या बोला, लॉग्ड इन। तो इससे क्या था, इफ एल्स का लिखने का जो स्ट्रक्चर है बहुत छोटा हो जाता है, 1 लाइन में आपका पूरा लॉजिक कवर अप हो जाता है। अब देखेंगे नल कॉलेजिंग, ठीक है, कि ये आपका किस तरह से काम करता है। सो यहाँ पर डॉलर एक्स इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 और 2 क्वेश्चन मार्क आपका एक्सप्रेशन 2 आएगा। रिटर्न द वैल्यू ऑफ डॉलर एक्स, द वैल्यू ऑफ डॉलर एक्स इज एक्सप्रेशन 1 इफ एक्सप्रेशन 1 एग्जिस्ट। अगर एक्सप्रेशन 1 होगा तो आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज नल हो जाएगा। इफ एक्सप्रेशन 1 डज नॉट एग्जिस्ट और इज नल, द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्सप्रेशन 2। यानी कि अगर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू होगी तो मिलेगी, नहीं तो 2 चल जाएगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर हमें क्या लिखा रहा है, एनोनिमस। ज़रा चेक करिए कि क्यों आया है यहाँ पर एनोनिमस। हम यहाँ पर चेक करें, एको यूज़र इक्वल टू डॉलर गेट, यूज़र को गेट करो कि यूज़र है या नहीं है। तो उसने देखा यूज़र तो है ही नहीं, तो इसने हमें क्या बोला, एनोनिमस बोल दिया उस चीज़ को। फिर हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाई बी आर लगा के वेरिएबल डॉलर कलर इज़ रेड इफ़ डॉलर कलर डज नॉट एग्जिस्ट इन द इज नल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसके अंदर कलर वेरिएबल इक्वल टू डॉलर कलर्स और 2 टाइम्स इक्वल टू रेड, और हमें इसका आउटपुट इसने क्या रिटर्न करा, इस केस में रेड। तो ये आपका इस तरह से काम करता है, यानी कि वेरिएबल्स जो हैं आपके वो होने चाहिए, अगर वो वेरिएबल उसको मिलेगा तो ये डेटा देगा, अदरवाइज आपका नल कॉलेजिंग में चला जाएगा डेटा। बट ये बहुत रेयर यूज़ में आता है, टर्नरी पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये कोड की लेंथ को घटाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका। तो ऑपरेटर्स पीएचपी के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक ऑपरेटर्स, और हर एक ऑपरेटर का क्या मतलब है उसके साथ उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल नीचे अवेलेबल है। ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास जो आता है ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके अंदर नेम स्पेस कांस्टेंट, ये तो हम लोग यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। माई नेम आएगा इसके अंदर, और क्लास नेम के अंदर क्लास नेम हमारा रिटर्न होता है। डेमो मैंने आज आपको अपना बना के दिखाई दिया इसके अंदर। फिर क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर कंडीशंस। PHP कंडीशंस फोल्डर में कॉल करेंगे और इसको हम लोग ब्राउज़र में करेंगे रन यहाँ पर। सो कंडीशंस इन PHP वी हैव द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ, ठीक है, एंड स्विच, सारे जावास्क्रिप्ट वाले हैं, ठीक है। तो जैसे इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड इफ वन कंडीशन इज ट्रू,
इफ एल्स एग्जीक्यूट सम कोड इफ अ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर कोड इफ दैट कंडीशन इज फॉल्स। तो जैसे हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में एग्जांपल देखा था, इफ टाइम इज लेस देन 10, अगर एक्चुअल में है तो आपका रिटर्न आ जाए ट्रू, अगर नहीं है वो फॉल्स में चला गया तो आपका एल्स वाली कंडीशन प्रिंट हो जाती है। इफ़ एल्स सिफ और एल्स के अंदर डिफरेंस आता है कि इफ़ और एल्स, इफ़ दोनों ही लॉजिक अपने अंदर होल्ड करते हैं, एल्स तब चलेगा जब ये दोनों ही फेल हो जाते हैं, यानी कि फॉल्स में चले जाते हैं। यानी कि एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड्स फॉर मोर देन 2 कंडीशंस, देन वी कैन यूज इफ एल्स इफ एंड एल्स। स्विच सेलेक्ट वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जिसके बेसिस हम लोगों ने मंथ निकाले थे, वीक डेज निकाले थे, और भी हम लोग कोई लॉजिक्स के ऊपर चला सकते हैं। सो इफ स्टेटमेंट, द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड इन वन कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पर आप जाएं और इस इफ कंडीशन को ओपन करिए और इसका चेक करिए। हमने क्या लिखा, इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, तो इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, यहाँ पर हमने डिफाइन किया इस तरह से। तो दूसरा हमने क्या डिफाइन किया, t इक्वल टू 14, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा t इज़ लेस देन 20, तो इफ़ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, अगेन हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट हमारा दोनों केस में काम किया। इफ़ ऑपरेटर्स के केस में बात की जाए कि भाई इफ़ स्टेटमेंट यूजली कंटेन कंडीशन दैट कंपेयर टू वैल्यू, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, $a इज़ अ नंबर बिटवीन 2 and 10। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देखेंगे a के पास क्या है 200, बी के पास क्या है 33 एंड सी के पास क्या है 500। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई इस केस में हमें क्या लिखा है, $a इज़ अ नंबर बिटवीन 2 and 10। तो यहाँ पर इसमें आइए, हमने यहाँ लिख रहे हैं $a इज़ ग्रेटर देन $b और $c इज़ ग्रेटर देन $a। तो क्या है इसका मतलब, दोनों कंडीशन सही है अपनी। हम यहाँ पर एंड के साथ इसको चेक कर रहे हैं और यहाँ पर हम दो कंडीशन के बीच में कंपैरिजन भी करा पा रहे हैं। तो ए बी सी तीनों ही इसके अंदर चेक हो पा रहे हैं। हमने यहाँ पर बोला ए बी से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, और सी जो है वो ए से बड़ा है। ठीक है, तो मेरा क्या आया, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं नंबर्स के साथ इसके अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बोथ कंडीशन वाला आ गया। इसमें जाके देखें, हमने लिखा है यहाँ पर a इक्वल टू क्या है 5, हम यहाँ लिख रहे हैं a 2 टाइम्स इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से और लगा के मल्टीपल टाइम हमने चेक किया। तो यहाँ पर क्या हमने मैसेज प्रिंट कराया, अगर ये सही है तो $a इज़ अ नंबर बिटवीन 2 and 10। तो हमने 2 से लेकर 10 तक की रेंज बनाई और हम लोग उसमें a को फाइंड कर रहे हैं क्या वो है या नहीं है, तो उसके बीच में ये नंबर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि द इफ़ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू एंड अनदर कंडीशन इज़ फॉल्स। सो यहाँ पर क्या लिखा है, हैव ए गुड नाइट। तो कैसे आया ये हैव ए गुड नाइट, हम यहाँ पर जाते हैं PHP के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि न्यू डेट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। न्यू की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो ज़्यादातर आपकी जो आती है वो जावास्क्रिप्ट में आती है, और डेट ऑब्जेक्ट आपका जो होता है इसमें स्मॉल में चलता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्वर के टाइम को लेता है, तो इसलिए मैंने डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट जो किया वो एशिया कलकत्ता मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अगर मैं ये हटा दूंगा तो मेरा जो टाइम होगा वो फिर कंप्यूटर का जो टाइम होगा उससे डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो आपको सर्वर टाइम को पहले अपने लोकल GMT में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन हम लोग ट्राई करते हैं। तो कैपिटल H का मतलब क्या है, आपका टाइम 24 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और स्मॉल h का मतलब यहाँ पर होता है कि टाइम आपका 12 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई वेरिएबल t इज़ लेस देन 9, मतलब कि टाइम जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो 9 से अगर कम है तो गुड डे आए, अदरवाइज़ क्या है गुड नाइट आए। तो यहाँ पर हम जब जाके देखते हैं तो क्या लिखा रहा है, हैव अ गुड नाइट। क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई नो की कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, इस वजह से आपका ये आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इफ़ एल्स और एल्स इफ। तो मैं यहाँ पर जाकर डिफाइन कर दूँगा, इफ़ टाइम इज़ लेस देन 9 है तो गुड मॉर्निंग है, टाइम इज़ ग्रेटर देन 9 है और लेस देन आपका क्या कहते हैं 2 है तो गुड आफ्टरनून हो, एग्जाम्पल के तौर पर। उस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन एल्स इफ लगा के डिफाइन कर सकते हो। तो ये था हमारा इफ़ एल्स। एल्स इफ में हमने क्या करा, यहाँ पर जाके
हमने लिखा टाइम इज़ लेस देन 10 और हमने लिखा गुड मॉर्निंग टाइम इज़ लेस देन 20, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैव अ गुड डे। और अगर दोनों से टाइम निकल जाता है तो क्या हो जाए, गुड नाइट। तो जाके देखो ज़रा यहाँ पर क्या लिखा रहा है, हैव अ गुड डे। क्या सेट किया हमने यहाँ पर टाइम, 20 मतलब कितना हो गया, 8, ठीक है। तो जब तक रात के 8 बजे से टाइम ऊपर ना निकल जाए तब तक हमें गुड डे ही रिटर्न आता रहे, और जैसे ही 8 से लैप्स करता है तो गुड नाइट का हमारा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। यानी कि ये दोनों फॉल्स हो गए तब ये एल्स इनेबल होगा। PHP शॉर्ट एंड इफ स्टेटमेंट। PHP में शॉर्ट एंड इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको अगर कोई कंडीशन चलानी है तो आपको करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इफ़ a इज़ लेस देन 10 तो b इक्वल टू हेलो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाके देखेंगे $b में क्या लिखा रहा है, हेलो इसके अंदर, तो आपको करली ब्रेसेस का कोड ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी चल जाती हैं कंडीशंस। इसी तरह से शॉर्ट हैंड इफ एल्स की अगर बात की जाए तो ये कैसे काम करता है, a इक्वल टू 13 है, हमने लिखा b इक्वल टू a इज़ लेस देन 10 क्वेश्चन मार्क, टर्नरी ऑपरेटर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इफ एल्स का। तो यहाँ पर क्या आ जाए, हेलो, एल्स क्या हो जाए, वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं $v को प्रिंट करा के भाई क्या आउटपुट है। तो अगर a एक्चुअल में लेस देन 10 है तो आपका क्या आएगा, हेलो, अदरवाइज क्या आएगा, तो हमारे क्या रिटर्न आ रहा है नीचे, क्योंकि वो लेस देन तो ही नहीं, वो तो ग्रेटर देन है, समझ गए ना। तो इस तरह से इफ़ एल्स और एल्स इफ PHP के अंदर कंडीशंस जो होती हैं आपकी काम करती हैं। इसके ऊपर आपको काफ़ी एग्जांपल्स आगे जाके मिलेंगे देखने के लिए। तो अभी के लिए आपने इसको पढ़ लेना है, एक बार ध्यान से नज़र डालना है कि कौन सी चीज़ हमारी किस तरह से इसमें काम कर रही है, ठीक है। और हमारा एक और मिलता है इसके अंदर स्विच भी होना चाहिए यहाँ पर। एक और PHP में कंडीशन रहती है हमारी नेस्टेड इफ़, ठीक है। नेस्टेड इफ़ कैसे काम करता है ज़रा इसको भी एक बार नज़र डालिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर कंडीशन के अंदर कंडीशन, ठीक है। तो यानी कि हमने लिखा है यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, 13, हम यहाँ पर लिख रहे हैं इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 10, तो यहाँ पर मैसेज रिटर्न आना चाहिए अबव 10, लिखा रहे। फिर हमने इसके अंदर एक और लॉजिक लगाया, a इज़ ग्रेटर दैन 20, इसमें हमने लिखा एको एंड ऑल्सो अबव 20, एको बट नॉट अबव 20। तो यहाँ पर हमारा 20 से तो अबव है नहीं, तो क्या रिटर्न आएगा, तो हमें क्या लिखा दिखाई दे रहा है इसमें, अबव 10 है बट नॉट अबव 20 है। बट अगर यहाँ पर होता कि भाई ये जो वैल्यू है वो है 30, उस केस में आपको लिखा आएगा अबव 10 है एंड ऑल्सो अबव 20 है। तो इफ़ के अंदर एक और एल्स इफ हम लोग इसमें चला पा रहे हैं इस तरह से। स्विच का रोल देखिए यहाँ से, तो द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। So the use switch statement to select one of many blocks of code to be executed. This is how it works. The expression is evaluated once. Expression क्या होता है, जो भी आपने वेरिएबल बनाया होगा और उसके इक्वल टू जो भी आपने वैल्यू कॉल की होगी। The expression is evaluated once if the value of switch expression matches one of the case labels. तो केस कैसे लिखते हैं, केस 0, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, उस तरह से हमारे डिफरेंट केसेस होते हैं। So execution continues until a break statement is encountered or the end of the switch block is reached. तब तक आपका वो चेक करते जाएगा। If the value of switch expression matches one of the case level, executions continues until a break statement is encountered or the end of the switch block is reached. Each case label can be a value or a range of value inclusive. यानी कि जो केस 0 हम लोग लिखते हैं स्विच के साथ, या तो वहाँ 0 हो या फिर आप अपना खुद का नेम भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ 0। द ब्रेक कीवर्ड ब्रेक आउट द स्विच ब्लॉक, द डिफ़ॉल्ट कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इफ़ देयर इज़ नो मैच। यानी कि जब फॉल्स हो जाता है स्विच हमारा तो ये डिफ़ॉल्ट चल जाता है। तो एग्जांपल देखिए नीचे इसका, हमने यहाँ पर क्या बनाया,
ग्रेड इक्वल टू हमारा क्या है, ई है। हमने लिखा स्विच ग्रेड, हमने लिखा केस 0 की जगह पर मैंने बताया ना हम अपना भी लिख सकते हैं, तो मैंने बनाया ए बी सी डी, और यहाँ पर क्या लिखा हमने लास्ट में, डिफ़ॉल्ट में इनवैलिड ग्रेड। अब ई क्या है, इनवैलिड है ना भाई, वो तो हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया, तो मुझे क्या रिटर्न आना चाहिए। और अगर मैंने यहाँ पर लिखा लाइक कि भी मेरा केस सी है, तो यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न आता है, समझ में आया। तो यानी कि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, और हम लोग इसको स्विच कर रहे हैं इसके बेसिस के साथ, तो जो वैल्यू यहाँ से मैच होगी वही केस आपका रेंडर होगा, अदरवाइज आपका केस जो होगा वो डिफ़ॉल्ट मैसेज में चला जाएगा, यानी कि इनवैलिड। तो डिफ़ॉल्ट ज़रूर से लगाना चाहिए, ताकि अगर यूज़र ने कुछ ऐसी वैल्यू पास कर दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती लॉजिक में, तो वो आपका नल और वॉइड हो जाए। मेक श्योर करेंगे हर एक केस के बाद ब्रेक ज़रूर लगाएं। मान लो कि मैंने यहाँ पर केस लिखा ए, और हमने यहाँ पर इसको किया सेव, तो क्या लिखा रहा है, स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड ए ग्रेड, बट आप बाय मिस्टेक ब्रेक लगाना भूल गए। अब क्या होगा, आपके जितने भी ग्रेड हैं सारे खुल जाएंगे इसके अंदर। अब मान लीजिए कि आपने ए ग्रेड को छोड़ के यहाँ पर जाके लिखा लाइक सी ग्रेड, तो इसका मतलब ये होगा कि सी के बाद वाले आपके प्रिंट होंगे, सी से पहले वाले प्रिंट नहीं होंगे, समझ गए। सो इसलिए ध्यान रखना है कि ब्रेक का इस्तेमाल ज़रूर से करें, ताकि जो मेरा केस मैच हो सिर्फ वही मेरा रिज़ल्ट बने, बाकी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी कुछ हो गया आज की उसमें नींद। अरे यार सो मत, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें, लॉजिक वही है, लॉजिक आपके जावास्क्रिप्ट वाले हैं, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा बदला है। मतलब बदला भी क्या, आप ऐसा समझो कि वेरिएबल जहाँ लिखते थे, लेट जहाँ लिखते थे, कांस्टेंट जहाँ लिखते थे, वो डॉलर बन गया यहाँ पर, ना तो हाँ, और यहाँ पर प्लस नहीं होता, यहाँ पर डॉट के साथ ही सारी चीज़ें कॉन्केटिनेट वर्क करती हैं। तो आपने मेरी फाइल्स जो मैं आपको आज ही शेयर करूँगा, इनको ब्राउज़र में चलाना है, और फिर अपनी फाइल के अंदर इसका, और ये सारी फाइलें PHP में बनी है, तो आपको सर्वर में डाल के ही चलानी है, नहीं तो चलेगी नहीं, कोई फाइल नहीं खुलेगी। ये वो नहीं है HTML डबल टैप मारा फटाक से खुल जाएगा, ठीक है। तो ये सब वहीं से चलाएंगे आप इसको, तो ट्राई करके देखिए।